हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभम स्टडी जीके। तो सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, इंडियन हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज ही हमारा लेक्चर नंबर 6 है। इससे पहले हमने 5 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप वीडियो को जरूर देख सकते हैं। साथ ही इससे पहले हमने हिस्ट्री को पढ़ने के लिए एक कंप्लीट वीडियो बना रखा है, जिसमें हमने ये डिस्कस किया है कि हिस्ट्री को कैसे पढ़ते हैं और क्या क्या रणनीति बनानी चाहिए उस हिस्ट्री पढ़ने की। और साथ ही हमने करंट अफेयर का, जून मंथ के कंप्लीट करंट अफेयर के, ये दोनों वीडियो बना रखे हैं। यदि आपने अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से उनको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज से हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ से इम्पोर्टेंट हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता को हम 2 पार्टों में कंप्लीट करने वाले हैं। पहले पार्ट में हम उसके विस्तार और स्थलों, प्रमुख स्थलों के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन-कौन से, कहाँ-कहाँ उसका विस्तार था, कौन-कौन से प्रमुख स्थल थे। और अगले लेक्चर में हम वो उसकी नगरीकरण, नगरीय व्यवस्था और उसकी सामाजिक व्यवस्था के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता को। हड़प्पा सभ्यता को पढ़ने का जो काल है वो 250 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता को बहुत सारी सभ्यताओं के रूप में जाना जाता है, जैसे कि सिंधु सभ्यता, कांस्य सभ्यता और अधैतिहासिक सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, तो इसको बात आती है कि इसको आखिर कांस्य सभ्यता क्यों कहते हैं। कांस्य सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि अभी तक जब हमने डिस्कस किया ताम्रपाषाण काल को, तो वहाँ पे तांबा के उपकरणों की प्रधानता थी, लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता है यहाँ पे कांस्य उपकरणों की प्रधानता देखने को मिलती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कांस्य सभ्यता के रूप में जाना जाता है। अब दूसरी बात आती है, इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता है या उसके नगर हैं जो, तो इनका जो विकास हुआ है वो सिंधु नदी या उसके आसपास के स्थलों से हुआ है। बात करें अगर सिंधु नदी की, तो ये तिब्बत की मानसरोवर झील से निकलती हुई ये फिर चाइना से होते हुए फिर भारत में प्रवेश करती है, भारत से पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में आकर गिर जाती है। फिर सिंधु नदी का कुछ माइंड मैप होता है, इसलिए सिंधु नदी और इस जो हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ है सिंधु नदी और उसके आसपास के स्थलों में हुआ है, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। उदाहरण के लिए जैसे मोहनजोदड़ो को ले लें, तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर इसका उद्गम हुआ। अगर बात करें हड़प्पा की, तो रावी नदी के तट पर इसका उद्गम हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरी बात आती है कि अब ये सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। बात हड़प्पा सभ्यता की इसलिए है कि जब सिंधु घाटी सभ्यता में क्या हुआ कि हड़प्पा ही ऐसा पहला स्थल था जिसकी सबसे पहले खुदाई की गई, इसलिए जो ये सभ्यता जो जानी गई हड़प्पा सभ्यता के रूप में जानी गई। ठीक है फ्रेंड्स, ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात आती है अधैतिहासिक सभ्यता क्यों कहते हैं। अधैतिहासिक सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसको आज तक कोई पढ़ नहीं सका है। इसके साक्ष्य तो मिले ही, बहुत सारे साक्ष्य मिले कि उसको, मतलब बहुत सारे साक्ष्य मिले कि कब्रिस्तान मिला, HR-37 कब्रिस्तान मिला हड़प्पा से। ठीक है, मोहनजोदड़ो से मेथकों का टीला जिसको कहते हैं, मोहनजोदड़ो से स्नानागार के साक्ष्य मिले, अन्नागार के साक्ष्य मिले, लेकिन उस साक्ष्यों को बहुत सारे साक्ष्य मिले और लिखित साक्ष्य भी कई सारी मुद्राएं मिली, लेकिन उनको क्या हुआ, अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए सिंधु सभ्यता होती है उसको अधैतिहासिक सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। चलिए तो एक एक करके डिस्कस करते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, पहले बात करते हैं इसकी सिंधु सभ्यता की आखिर उत्पत्ति कैसे हुई। फ्रेंड्स, मैंने पूरी लेक्चर में जब बताया था, हमने डिस्कस किया था कि इसकी कार्य कैसे हिस्ट्री को पढ़ते हैं। उस वाले लेक्चर में तो हमने पहले डिस्कस किया था कि किसी भी सभ्यता को पढ़ने से पहले उसकी उत्पत्ति के सिद्धांत देते हैं। तो जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी उत्पत्ति के 3 सिद्धांत मिलते हैं। पहला सिद्धांत होता है उसको देशी उत्पत्ति का सिद्धांत कहते हैं, दूसरा विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत कहते हैं, तीसरा मानव कहते हैं। देशी उत्पत्ति का सिद्धांत है इसके प्रवर्तक स्टुअर्ट पिगर्ट, जॉन मार्शल है। उनका ये कहना है, इन लोगों का मानना है कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसका उद्गम ऐसे ही अचानक नहीं हो गया, क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता है वो जो चली आ रही थी प्राचीन काल सभ्यता, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और इसके बाद कैलकुलेथिक एज, उसी के बाद ये हड़प्पा सभ्यता का क्रमिक विकास हुआ, यानी क्रम से उसका विकास हुआ। लेकिन इसी से उसके पूर्व विकसित नगर भी मिलने लगे थे। तो ऐसा मानते हैं, जो इसको देशी उत्पत्ति का सिद्धांत कहते हैं, जिसमें सबसे मेन बात आती है, नाम आता है जॉन मार्शल का। ठीक है फ्रेंड्स, और अमलानंद घोष का नाम भी आता है, लेकिन जॉन मार्शल ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि देशी उत्पत्ति के सिद्धांत जॉन मार्शल के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस बात आती है विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत। तो विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत में जो मार्टर व्हीलर और गॉर्डन चाइल्ड है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के नाम। ठीक है, तो उनका मानना है कि मेसोपोटामिया के लोगों ने हड़प्पा वाले स्थलों में आकर के यहाँ का विकास किया, क्योंकि जिस तरह से पहले से विकास होता चला आ रहा था, कोई भी लिखित साक्ष्य मिल नहीं रहे थे,
लोग क्या करते थे, पशुपालन पे डिपेंड थे। लेकिन ये जो एक तरह की नगरीय सभ्यता विकसित हुई, हड़प्पा सभ्यता, तो ये तो एकदम से विकसित कैसे हो सकती है? ये तो विदेशियों का हुआ, मेसोपोटामिया के लोगों का हुआ। तो ये विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत होता है। लेकिन ये सिद्धांत क्या होते हैं, दोनों ही सिद्धांत खंडित कर दिए जाते हैं, ऐसा कोई भी नहीं माना जाता है। और सबसे ज्यादा जो मान मत होता है वो मानते हैं क्रमिक विकास का सिद्धांत, यानी कि लोग क्रमिक विकास के सिद्धांत को ज्यादा मान्यता देते हैं। यानी कि सिंधु सभ्यता की या हड़प्पा सभ्यता का जो विकास हुआ वो क्रम से हुआ, जिस तरह से पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उसके बाद उच्च पुरापाषाण काल, साथ में इसके बाद कैलकुलिथिक एज, जिस तरह से इसका ताम्रपाषाण काल का, चित्र दूसरे निर्माणों का जिस तरह से मानव उपयोग करना सीखा, उसी तरह से क्रमिक विकास हुआ और धीरे धीरे मानव एक नगरीय सभ्यता के रूप में विकसित हुआ। इसी सिद्धांत को सर्व मान्यता दी जाती है। इसके बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं, जैसे सूती संस्कृति जो कि राजस्थान की एक कोलिस्तान क्षेत्र का क्रमिक विकास हुआ, और बलूचिस्तान के क्षेत्र में भी अधिक अधिक स्पष्ट रूप से इसकी सुदृढ़ता मिलती है। तो इस तरह से ये मान मत होता है कि आखिर जो हड़प्पा सभ्यता है उसका जो विकास हुआ वो क्रमिक रूप से हुआ, यानी कि जिस तरह से एक एक करके सभ्यता विकसित हुई उसी तरह से सभ्यता का विकास हुआ। तो ये हो गई इसकी उत्पत्ति के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसके राजनीतिक विस्तार की कि कहाँ-कहाँ फैला हुआ था। तो मैप के जरिए आप देख सकते हैं कि ये सिंधु नदी है। सिंधु नदी के आसपास का ये एरिया है, यहीं पे क्या हुआ, ये सारा की सारी सभ्यता फैली हुई है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। इमेज पे साइटें दिख नहीं रही हैं अच्छे से। चलिए अगला तो इसको देख लेते हैं कहाँ कहाँ इसका विकास हुआ। ताम्रपाषाण काल में जो पृष्ठभूमि तैयार की थी उसी से विकास हुआ, जैसे आपने बताया। इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से थे, जैसे पंजाब हो गया, सिंध वाला क्षेत्र हो गया पंजाब, क्योंकि वो सिंधु नदी क्षेत्र जो पंजाब वो आसपास के पाकिस्तान तक फैली हुई थी, और त्रिभुजाकार आकार का इसका कुछ क्षेत्रफल था। वर्तमान में लगभग इसके 1500 स्थल खोजे गए, लेकिन केवल 7 नगरों को ही संज्ञा दी जाती है। कौन कौन से प्रमुख नगर हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली और राखीगढ़ी, यही प्रमुख स्थल हैं। इनको आप अच्छे से याद रखिएगा, ये प्रमुख प्रमुख स्थल हैं हड़प्पा सभ्यता के। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका भौगोलिक विस्तार हो गया। अब पॉलिटिकल मैप देखते हैं क्या कहाँ कहाँ विस्तार था। जैसे आप देख सकते हैं कुछ मेजर साइट्स हैं, मैं इनको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ये जैसे हड़प्पा हो गया, ये स्थल हो गया। ये पंजाब वाला एरिया राखीगढ़ी हो गया, ठीक है। और इसके साथ ही ये धोलावीरा हो गया, ठीक है। बहुत सारी मेजर मेजर साइट्स हैं, इमेज में अच्छे से दिख नहीं रही हैं क्योंकि ये इमेज का काफी पुरानी इमेज है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मोहनजोदड़ो हो गया, काफी स्थल, ये सारे स्थल हैं। ये लगभग 250 ईस्वी से 1900 ईस्वी इमेज में दिखा रहा है, जबकि हमने आप पहले डिस्कस किया, क्योंकि कोई इसकी लिखित डेट है नहीं। इस तरह साक्ष मिली उसी के आधार पर इसकी डेट को फिक्स कर दिया गया। ठीक है, एक देख लेते हैं अच्छे से, इमेज में समझ में नहीं आया कि कौन कौन से स्थल थे। इसलिए मैंने इसको लिख के भी रखा कि सिंधु प्रांत के अंतर्गत कौन कौन से स्थल आते थे। मोहनजोदड़ो हो गया, चनहोदड़ो, कोरदीजी, तो ये ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, ये 3 स्थल ज्यादा इंपोर्टेंट है, मोहनजोदड़ो और कोरदीजी। बलूचिस्तान वाले एरिया के अंतर्गत आता था सुतकांगेट और मोस्ट इंपोर्टेंट, बाकी ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं। पाकिस्तान, पंजाब में एक पाकिस्तान है, एक भारत में पाकिस्तान है, 2 पाकिस्तान है। ठीक है, पंजाब में जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान वाला, वहाँ हड़प्पा स्थल मेन इंपोर्टेंट है, बाकी कुछ इंपोर्टेंट नहीं। और जो भारत में जो पंजाब है वहाँ पे रोपड़ स्थल है। ठीक है, यहाँ से रोपड़ से क्या हुआ, मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साथ मिले। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, आगे मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। हरियाणा से जो बनवाली और राखीगढ़ी 2 इंपोर्टेंट स्थल है हरियाणा में, ठीक है, इनको याद रखिएगा। और गुजरात में कच्छ के रण में देसलपुर, ठीक है, और गुजरात में काठियावाड़ में रंगपुर, रोद्दी, लोथल, ये तीनों इंपोर्टेंट है। सुरकोटदा, धौलावीरा और देसलपुर, ये 3 स्थल हैं गुजरात के। इसके लिए एक ट्रिक है, आसानी सी ट्रिक है, आप इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि जो गुजरात का स्थल है इसको 2 वार्डों में बांटा गया है। एक को कहते हैं कच्छ का रण, दूसरे को कहते हैं खम्भात की खाड़ी। इस जो ऊपर वाला स्थल है इसको कहते हैं कच्छ का रण, नीचे वाले को कहते हैं खम्भात की खाड़ी। इसको तो इसकी एक ट्रिक हो, छोटी सी ट्रिक है कि सुरधौल देश कच्चा है, यानी कि ऊपर वाले की याद करने की ट्रिक है। सुरधौल देश कच्चा है, सुर से हो गया सुरकोटदा, धौल से धौलावीरा और कच्चा से कच्छ का रण। ठीक है, सुरधौल देश से देसलपुर, तो 3 ट्रिक हो गई। सुरधौल देश कच्चा है, और नीचे वाले की जो खम्पात की खाड़ी इसमें है, इसकी ट्रिक है लोथल को रोज रंग, यानी लो से लोथल हो गया, लोथल को रोज, रोज से रोजदी, रंगों से रंगपुर। तो ये इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं कि खम्पात की खाड़ी में कौन कौन से स्थल है, क्योंकि इससे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, राजस्थान में बात करें कौन कौन से स्थल है, तो कालीबंगा ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको मैं स्टार बनाए दे रहा हूँ, इसको आप जरूर याद रखिएगा कि कौन कौन से स्थल हैं गुजरात के, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, खास करके एसएससी के एग्जामों में। ठीक है, महाराष्ट्र में बात करें तो दैमाबाद, मांडा, जम्मू कश्मीर के मांडा स्थल बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको सिंधु सभ्यता का लगभग सबसे पूर्वी स्थल भी माना जाता है मांडा को। आगे मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से पूर्वी पश्चिमी स्थल कौन कौन से हैं। और उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, और ये गुमला कुछ इंपोर्टेंट नहीं है। तो ये कुछ मेजर साइट्स की हड़प्पा सभ्यता की, आपने इनको अच्छे से देख लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब एक एक करके एक एक साइट को देखेंगे कि कौन कौन सी सभ्यता से किस क्या क्या चीज मिली जब उत्खनन किया गया। तो जो हड़प्पा सभ्यता है, सबसे पहले जो
सिंधु सभ्यता में सबसे पहले जिस नदी की खुदाई की गई उसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसकी खुदाई जो 1921 में दयाराम साहनी ने की, इसको इंपोर्टेंट नाम हो सकता है, इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। और बात करेंगे हड़प्पा कहाँ पे स्थित है, तो वर्तमान में वैसे हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है और ये रावी नदी के तट पर स्थित है। पंजाब, जो पाकिस्तान में जो पंजाब वाला प्रांत है वहाँ पे एक जगह है मोट गोमरी, वहाँ पे स्थित है ये हड़प्पा, ठीक है, रावी नदी के स्थल पर है। और ये नगर विभाजन के साक्ष्य मिलते हैं यहाँ पे। ऐसा था नगर का कुछ ऐसा साक्ष्य हुआ करता था कि जो पूर्व वाला स्थल था वहाँ पे क्या करते थे, लोग रहते थे, नगर था, लेकिन जो पश्चिमी एरिया था यहाँ पे क्या था, दुर्ग का निर्माण किया जाता था, ठीक है। तो ये हड़प्पा सभ्यता की कुछ विशेषता थी। साथ ही यहाँ पे कुछ खास मिले, एक सिर के बल खड़ी मूर्ति मिली, कुछ ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। सर्वाधिक मुद्रा लेके यहाँ से बहुत प्राप्त हुई, ये भी इंपोर्टेंट नहीं है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। HR-37 कब्रिस्तान, ये कोई एक कब्रिस्तान नहीं था बल्कि 2 कब्रिस्तान थे। एक कब्रिस्तान का नाम था H-37 कब्रिस्तान, क्या H-37 कब्रिस्तान, दूसरे का नाम था R-37 कब्रिस्तान, ठीक है। तो आप दोनों को याद रखिएगा, H-37 कब्रिस्तान और R-37 कब्रिस्तान, तो ये 2 कब्रिस्तान थे, ठीक है, इनका नाम रखिएगा। और कौन कौन से स्थल इसके प्राप्त हुए, निचले हिस्सों से कुछ अनाज पीसने के साक्ष्य भी मिले, इंपोर्टेंट नहीं है, ये श्रमिक बस्तियों के साक्ष्य भी मिले यहाँ पे। और बात करते हैं कि तांबे की इक्का गाड़ी, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि तांबे की इक्का गाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई, तो हड़प्पा सभ्यता से, और तांबे का दर्पण, ये 3 इंपोर्टेंट चीज हो गई। पहला HR-37 कब्रिस्तान, दूसरा तांबे की इक्का गाड़ी, और तीसरा है तांबे का दर्पण। तो ये 3 मेजर साइट्स हैं जो कि हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुई। और बात करें हड़प्पा के टीले की, जो पहली बार उल्लेख किया किसी ने, तो वो 1826 में चार्ल्स मेयरसन ने किया था। और हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान में, ये तो बता ही दिया, और किस नदी के तट पे, रावी नदी के तट पे। तो ये हड़प्पा के बारे में बात हो गई। फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आएगा। बस कुछ ही मेजर साइट याद रखनी है कि कहाँ पे, किस नदी के तट पे स्थित है, ठीक है, क्या क्या प्राप्त हुए, बस ये इंपोर्टेंट है। और खुदाई किसने की, दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। अब बात करें मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हुई, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये मोहनजोदड़ो शब्द जो है एक सिंधी वादक शब्द है, ठीक है, और इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। और इसकी जो खुदाई की थी दयाराम साहनी ने 1922 में की थी, यानी हड़प्पा सभ्यता के बाद अगर किसी नदी की खुदाई की तो वो मोहनजोदड़ो की खुदाई की। यहाँ पे क्या, ये भी नगर का विभाजन 2 हिस्सों में था, लेकिन यहाँ पे जो दीवारें थी, 4 दीवारी बीम थी, इनको आप याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। 4 दीवारी बीम थी, इनकी दीवारों नहीं थी। यहाँ से मुद्रा की प्राप्ति हुई। साथ ही अन्नागार के भी साक्ष्य प्राप्त हुए यहाँ से, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि अन्नागार के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो मोहनजोदड़ो से। और साथ ही विशाल स्नानागार के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं यहाँ से, उनको भी याद रखिएगा। और यहाँ से एक नर्तकी की प्रतिमा भी प्राप्त हुई, दाढ़ी बनाने वाले पुरुष की मूर्ति भी थी, सड़कों के पक्कीकरण के साक्ष्य भी प्राप्त हुए, ठीक है। और भूमध्यसागरीय लोगों की प्रजातियों के भी लोग यहाँ पाए जाते थे। और साथ ही यहाँ पे जो मोहनजोदड़ो है, यहाँ से पर्वतों के आवास के साक्ष्य भी मिले हैं, सूती कपड़े का साक्ष्य भी इस पहली बार जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और मोहनजोदड़ो है की जो है, ये कुछ मेजर साइट्स है, ये देख रहे हैं, स्नानागार का साक्ष्य है। और साथ ही इसके यहाँ ये वाले जो एरिया है, यहाँ पे विशाल विशाल अन्नागार के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये कुछ आप देख सकते हैं इनको, ठीक है फ्रेंड्स। और बात करें कि मेजर क्या क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ से जो एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है, वो काफी इमेज मैंने दौड़ी नेट पे, पर वो योगी की मूर्ति मिली नहीं मुझको नेट पे, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसको क्या कहते हैं, जॉन मार्शल थे, उन्होंने उसको पशुपति शिव की संज्ञा दी। उनका ऐसा मानना था कि उस मूर्ति में क्या था कि इस मूर्ति के 2 सिर पे 2 सींग बने हुए थे, लंबी लंबी जटाएं थी इस मूर्ति में, और 3 मुख थे, यानी कि जिस तरह से उन्होंने, जो मार्शल थे, उन्होंने इसको क्या कर दिया, पशुपति शिव की संज्ञा दे दी। और जो ये योगी था, इसके जो पैर थे, इसके दोनों पैरों के ओर, एक ओर तो क्या था, गैंडा और भैंस बना हुआ था, और दूसरे ओर क्या था, एक शेर था, शेर का चित्र था, और पैरों के पास क्या था, हिरण बने हुए थे, और सांप लौट रहे थे, कुछ इस तरह से जैसे भगवान शिव की आकृति होती है। इसीलिए जो जॉन मार्शल था, उन्होंने क्या किया, इस योगी की मूर्ति को पशुपति शिव की संज्ञा दे डाली, ठीक है। और इससे एक विशाल स्नानागार के साक्ष्य भी प्राप्त हुए, जैसे यहाँ इमेज पे देख पा रहे होंगे। साथ ही खिड़की के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। तो सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल है जहाँ से खिड़की के साक्ष्य प्राप्त हुए, तो वो कौन सा था, मोहनजोदड़ो ही था। और मोहनजोदड़ो से अन्नागार के साक्ष्य भी प्राप्त हुए, तो ये तो आपको पता ही है। ये हो गए मोहनजोदड़ो के बारे में। चलिए अगली साइड देखते हैं कौन सी है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ तो वीडियो को लंबा देर तक देखना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं कालीबंगा की, जो अगले नगर की खुदाई हुई 1952 में, वो कालीबंगा की खुदाई हुई, इसके अमलानंद घोष ने की थी इसकी खोज। जो कालीबंगा साइट है, ये कहाँ पे, ये राजस्थान के श्री गंगानगर इलाके में स्थित है, राजस्थान के घग्गर नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। और यहाँ से जो मोस्ट इंपोर्टेंट साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यहाँ पे काले रंग की चूड़ियां प्राप्त हुई हैं। और साथ ही नगर को 2 हिस्से में बांटे, यहाँ भी प्राप्त हुआ, कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था। लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, हवन कुंड के साथ प्राप्त हुए हैं। तो कालीबंगा से हवन कुंड के साथ और जोते हुए खेतों के साथ भी प्राप्त हुए हैं।
और जल निकासी की प्रणाली क्या थी, यहाँ पे अभाव था इसका, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें दो ही चीजें हैं, कालीबंगा से जुते हुए खेतों के साथ प्राप्त हुए, और साथ ही क्या हुआ, हवन कुंडों की प्राप्ति हुई, और साथ ही साथ क्या हुआ कि कच्ची ईंटों के साथ भी, जब बात ईंटों की आती है, कालीबंगा से चना सरसों के जो खेत जुते हुए प्राप्त, वहां से सरसों के बोए जाने के साथ प्राप्त हुए। और क्या हुआ, जब यहाँ से भूकंप के साथ भी थोड़ा थोड़ा बहुत मिलते हैं, क्योंकि भवन निर्माण कच्ची ईंटों से हुआ था। तो कच्ची बात ईंटों की आती है, तो अगर बात करें ईंटों की, ठीक है फ्रेंड्स, तो ईंटों के बारे में कुछ खास दिया गया है कि जो सिंधु सभ्यता, पूरी भी सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे, वहां पे आपको 3 प्रकार की ईंटें मिलेंगी। पहली ईंट मिलेंगी अलंकृत ईंटें, दूसरी वक्राकार, और तीसरा पूछा जाता है एग्जाम में ईंटों के अनुपात। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स, इनको जरूर याद रखिएगा। एसएससी और जो वनडे एग्जाम होते हैं उनमें ये क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, तो ये इनको आप जरूर याद रखिएगा कि अलंकृत ईंटों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं सिंधु सभ्यता में। तो कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, यहीं से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, इसलिए मैंने उनको अलग से लिख दिया है। वक्राकार ईंटों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो चनहौद्रो पाकिस्तान में है, यहाँ से वक्राकार चनहौद्रो बलूचिस्तान वाले एरिया में पड़ता है, ठीक है। और अगर ईंट बात करें, ईंटों का अनुपात पूछा जाता है कि जो सिंधु सभ्यता से ईंटों का रेशियो प्राप्त हुआ, उनका रेशियो क्या था प्राप्त ईंटों का, तो 4:2:1। ये 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट जो ईंटों से प्राप्त पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इनको आप जरूर याद रखिएगा। चलिए अगली साइट के बारे में बात करते हैं। अगली साइट कौन सी है, अगली साइट है लोथल। लोथल जो है गुजरात में स्थित है, ठीक है, अहमदाबाद में भभुआ नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। और इसमें नगर का एकल विभाजन है। अगर कहीं अभी तक हमने देखा कि नगर का 2 डबल विभाजन था, एक नगर होता था, एक नगरीय व्यवस्था, एक से दुर्ग होता था, ठीक है। और लोथल से क्या हुआ, अग्नि हवन कुंडों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए, और गोदीवाड़ा का साक्ष्य प्राप्त हुआ। गोदीवाड़ा का मतलब होता है क्या, बंदरगाह होता है, ठीक है फ्रेंड्स। धान और बाजरे की खेती के साथ भी प्राप्त हुए, धान का भूसा प्राप्त हुआ, मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए, और पंचतंत्र में जो चलाक लोमड़ी कहानी होती है उसकी दर्शाती है एक ऐसी मुद्रा भी प्राप्त हुई लोथल से। ये कुछ खास इंपोर्टेंट नहीं है, बस मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, लोथल से क्या हुआ कि ये 2 चीजों की प्राप्ति बहुत इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधिकतर, कि लोथल से गोदीवाड़ा का साक्ष्य हुआ प्राप्त हुआ। गोदीवाड़ा ये मतलब कि ये जो देख पा रहे होंगे आप, गोदीवाड़ा मतलब बंदरगाह होता है। इसका मतलब जो सिंधु सभ्यता थी एक नगरीकृत और व्यापारिक सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ पे जो गोदीवाड़ा का साक्ष्य प्राप्त हुआ इससे, और यहाँ पे मोहरों की भी प्राप्ति हुई, जिससे मेसोपोटामिया जैसी सभ्यता, ईरान इराक वाली सभ्यताओं में काफी व्यापार होता होगा, इसी उससे साक्ष्य थे, गोदीवाड़ा का साक्ष्य प्राप्त हुआ। साथ ही यहाँ पे दिशा मापक यंत्र की प्राप्ति हुई, और मिट्टी का पासा भी पाया गया। तो ये कुछ 3 इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो लोथल से बन सकते हैं कि गोदीवाड़ा का साक्ष्य यानी कि बंदरगाह का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, तो लोथल से प्राप्त हुआ। तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगले स्थल की बात करते हैं। अगला स्थल है धौलावीरा, ठीक है फ्रेंड्स, क्या नाम उसका, धौलावीरा। धौलावीरा की बात करें, धौलावीरा की खोज जगतपति जोशी ने की थी, कुछ इंपोर्टेंट नहीं खास, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे जो है धौलावीरा से त्रिस्तरीय विभाजन का साक्ष्य मिलते, ये इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन आता है कि जो सिंधु सभ्यता है वहां के किस स्थल से त्रिस्तरीय विभाजन, नगर विभाजन के त्रिस्तरीय की बात मिलती है, तो वो धौलावीरा स्थल है। साथ ही यहाँ पे नगर के मध्य में स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बोलूंगा मैं इसको जरूर याद रखिएगा कि नगर के मध्य में स्टेडियम कहाँ प्राप्त हुआ, धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। बृहद शिलालेख प्राप्त हुआ है, ये कुछ इंपोर्टेंट नहीं है। बांध निर्माण के भी संचय प्राप्त हुए, ये भी कुछ खास इंपोर्टेंट नहीं है। और धौलावीरा क्या हुआ, यहाँ पे एक जल निकासी की वो सबसे अच्छी उत्तम व्यवस्था थी। जो धौलावीरा स्थल था, इसको तीन भागों में जो नगर बांटा गया, उसको तीन भागों में बांटा गया था। पहला भाग कौन सा था, पहला भाग था उसको कहते थे उच्च नगर, जिसमें क्या करता था, दुर्ग होता था, ठीक है। और इसके बाद जैसे कि कोई मान लेते हैं ऐसे 3 स्थलों में बटा हुआ था। जो सबसे ऊपरी साइड हुआ करती थी, उस साइड क्या होता था, पश्चिम एरिया में दुर्ग हुआ करता था। इसके बाद मध्यम एरिया होता था, ठीक है, जिसको मध्यम नगर बोलते थे। इसके बाद सबसे निचली एरिया जहाँ पे छोटी लोग रहते थे, छोटे कास्ट के लोग, तो वहाँ पे निचली एरिया रहता था, ठीक है। ये कुछ इंपोर्टेंट था। और जो दुर्ग का निर्माण हुआ था वो पश्चिम दिशा में किया जाता था, ये पहले आपको बता सकते हैं, रुक चुके हैं। और यहाँ से क्या हुआ कि बहुत सारे पशुओं के साथ भी मिले हैं, जैसे कि बैल हुआ, सुअर हुआ, कुत्ता हुआ, गधा हुआ, गेड़ा, भेड़, बकरी, ऊंट, हाथी, गैस, ये सारे पशुओं के साथ मिले हैं। लेकिन एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से जो बनता है, इसको याद रखिएगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता, पूरी की पूरी सिंधु घाटी सभ्यता है, वहां से अगर किसी पशु के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं, तो वो गाय के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, तो गाय के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं आगे चल के वैदिक काल में प्राप्त होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट रखिएगा। और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सबसे जो सिंधु सभ्यता है, यहाँ से जो प्रमुख पशु का नाम पूछा जाता है वो होता है एक सिंगेरी बैल। क्या, एक सींग वाला बैल, यानी जिसको एक सिंगेरी बैल कहते हैं, इसको याद रखिएगा। धौलावीरा के मध्य में ये जो कुछ मुद्राएं हैं जो प्राप्त हुई है धौलावीरा से, ठीक है, ये प्राप्त, और ये नगर के बीच में कुछ स्टेडियम सब बना हुआ है, ये ठीक है, धौलावीरा में अभिलेख और जो नगर के बीच में स्टेडियम बना था उसके साथ हैं।
चलिए अगली बात करते हैं बनावली की। बनावली से जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर बनावली स्थित कहाँ है, तो हरियाणा में स्थित है और ये 1973 में इसकी खुदाई चालू हुई थी और यहाँ पे नगर विभाजन का साक्ष्य नहीं मिलते हैं। पूरी नगर का दुर्गीकरण था, पूर्ण दुर्गीकरण का साथ ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बनावली से कि अगर सिंधु सभ्यता में किस नगर का पूरी तरह से दुर्गीकरण हुआ था, तो वो नगर कौन सा था, बनावली था। ठीक है, यहाँ पे जो हल्की आकृति के खिलौने प्राप्त हुए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से कि हल्की आकृति के खिलौने प्राप्त हुए कहाँ से, बनावली से। ठीक है, बस ये क्वेश्चन नाली पद्धति का अभाव था, सड़क पर बैलगाड़ियों के निशान प्राप्त हुए, ये कुछ खास इंपोर्टेंट नहीं है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट दो क्वेश्चन बन सकते हैं बनावली से कि हल्की आकृति का खिलौना कहाँ से प्राप्त हुआ, वो बनावली से, और नगर पूरी तरह नगरी ध्रुवीकरण नगर कौन सा था, तो वो बनावली था। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा, बनवाली हरियाणा के हिसार जिले में। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगले बात करते हैं सुतकांगेड और आलमगीरपुर। यहाँ से जो इसका मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये सुतकांगेड और भारत में तो है नहीं, पाकिस्तान वाले एरिया में चला गया है। यहाँ पे दुर्ग के निर्माण में प्राकृतिक चट्टानों का प्रयोग किया गया है, यानी कि अगर जो दुर्ग निर्माण किया जाता था वहां पे प्राकृतिक चट्टानों का प्रयोग किया करने वाला पहला स्थल कौन सा था, सुतकांगेड ही था, और व्यापारिक नगर था एक तरीके से, क्योंकि नदियों के आसपास था। बात करते हैं आलमगीरपुर, ये मेरठ के आसपास का था, हिंडन नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, यहाँ पे जो प्राप्त हुआ मृदभांडों से क्या हुआ, गिलहरी के चित्र, मोर और गिलहरी के चित्र प्राप्त, कि जो मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तनों में मोर और गिलहरी के चित्र प्राप्त हुए थे आलमगीरपुर से। बस इतना ही खास इंपोर्टेंट है कि हिंडन नदी के तट पे बसा हुआ है। ठीक है, आलमगीरपुर, और मोर और गिलहरी के चित्र प्राप्त हुए इससे। अगले स्थल की बात करते हैं सुरकोटदा और रोपड़। ठीक है, सुरकोटदा क्या है, सुरकोटदा में क्या हुआ, गुजरात में स्थित है सुरकोटदा, हमने बताया था ना, ट्रिक बताई थी गुजरात में, और कौन से भाग में स्थित है, कच्छ के रण में, खंभात की खाड़ी में। ये आपके लिए आज का क्वेश्चन है, आप इसको जरूर आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, जो भी लोग वीडियो को देख रहे हो अच्छे से, कि सुरकोटदा, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, गुजरात में जो दो स्थल थे, एक में था कच्छ का रण, ठीक है, दूसरा वाला खंभात की खाड़ी में था। ठीक है, तो ये जो सुरकोटदा स्थल है, ये कच्छ के रण में पड़ता है, ये खंभात की खाड़ी में। आज का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नगर का 2 स्थलीय विभाजन था और घोड़े की हड्डी के साथ प्राप्त हुए, मोस्ट इंपोर्टेंट, घोड़े की हड्डी के अगर कहीं साथ प्राप्त हुए हैं, वो सुरकोटदा से प्राप्त हुए हैं, इसको जरूर आप याद रखिएगा, सुरकोटदा से घोड़े की हड्डी के साथ प्राप्त हुए हैं। बात करें रोपड़ की, तो रोपड़ क्या है, ये पंजाब में स्थित एक जगह है, सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। और यहाँ पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मालिक के साथ कुत्तों को दफनाए जाने के साथ भी कहां से प्राप्त हुए, रोपड़ से प्राप्त हुए हैं फ्रेंड्स। मैंने इससे पहले आपको जब लेक्चर पढ़ा रहा था मध्य पाषाण काल, उसमें भी आपको एक स्थल बताया था, शायद आपको याद ना हो, मैं आपको बता दूं, उस स्थल का नाम था भुर्ज होम से भी मालिक के साथ कुत्तों को दफनाए जाने के साथ प्राप्त हुए हैं। तो क्वेश्चन, जब मैं क्वेश्चन सीरीज लगाऊंगा तो वहां से आपको पूछूंगा, क्वेश्चन ये बन सकता है कि कहाँ किस किस स्थल से मालिक के साथ कुत्तों को दफनाए जाने के साथ मिले हैं, तो वो एक स्थल हो जाएगा भुर्जोम, दूसरा हो जाएगा रोपड़, इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बात करते हैं, कौन कौन सी नदियों के किनारे हड़प्पा कालीन के जो भी नगर थे, किस किस नदी के किनारे बसे हुए थे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें कुछ सारे के साथ याद करना काफी मुश्किल हो जाएगा, जो भी इंपॉर्टेंट होगा मुझ पे क्या करूंगा बता दूंगा। पहला स्थल है हड़प्पा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्योंकि इनसे नदियों के किनारे स्थल से एसएससी, यूपीएससी, सीटेट, यूपीटेट कोई भी क्वेश्चन हो यहाँ से पूछे जा सकते हैं। हड़प्पा से रावी नदी के तट बाएं तट पे था। बात करें मोहनजोदड़ो की, सिंधु नदी के तट पर था। चिन्होदड़ो सिंधु नदी के तट पर था। रंगपुर मदर नदी के तट पर था। रोपड़ था, सतलज नदी के तट पर था। सुरकोट दीजी था, ये सिंधु नदी के बाएं तट पे था। और सुतकांगेड और दास नदी के तट पे था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। तो इसमें इस वाले 7 क्वेश्चनों में जो मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे इंपोर्टेंट कौन कौन से हो सकते हैं उनके बारे में बात करें तो हड़प्पा हो गया, दूसरा मोहनजोदड़ो हो गया, तीसरा आता है रंगपुर, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, चौथा आता है सुतकांगेड। तो ये 4 इंपोर्टेंट है 7 में से। अगली बात करते हैं बालाकोट बेदार नदी, ये इंपोर्टेंट नहीं है। आलमगीरपुर हिंडन नदी, ये इंपोर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा, किस नदी के तट पर है आलमगीरपुर, तो हिंडन नदी के तट। बनवाली रंगाई के नाले के तट पर है, कोई इंपोर्टेंट नहीं है। धौलावीरा मनहर मानसर नदी पे, कालीबंगा गग्गन नदी के तट पर है, इंपोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। लोथल क्या है, लोथल भोगो नदी के तट पर है, तो इसको भी याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें स्टार का टैग लगा दिया, जो भी थे मोस्ट स्थल है उनके बारे में बात कर लेते हैं एक बार फिर। हड़प्पा रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, रंगपुर मादा नदी, रोपड़ सतलज नदी, रोपड़ भी इंपोर्टेंट है, इसको भी टैग लगा लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, रोपड़ के बाद बात करें सुतकांगेड और दास नदी, आलमगीरपुर हिंडन नदी, कालीबंगा गग्गर नदी के तट पर लोथल भोगो नदी। तो ये कुछ इंपोर्टेंट थे। वैसे तो ये सारे स्थल हैं जिन नदी किनारे सारा लिखा हुआ है, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उसमें आपने टैग लगा दिया। ठीक है, इनको जरूर याद रखें, एग्जाम से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, ये जो पोर्शन है इसके बाद नोट्स के रूप में इसको अगर आप नोट्स बना रहे हो, फ्रेंड्स आपको इससे ज्यादा पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, मोर देन सफिशिएंट है। इससे इसको नोट करके जरूर याद कीजिएगा। यहाँ से प्रीवियस एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, एसएससी हो, सीजीएल वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत मोस्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं।
ये पूछा जाता है। इनमें जो क्वेश्चन आता है ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये आखिर बना क्या हुआ है। ये सड़क निर्माण की पद्धति एक तरीके से जो आप पूरा देख पा रहे हैं ये फिगर, ये एक तरीके से सिंधु नदी का बना हुआ चित्र है। जैसे कि ये सिंधु नदी है, इस वाले एरिया में वैसे तो कैसे त्रिभुजाकार आकार में फैली हुई है, लेकिन इस चतुर्भुजाकार में बनाया कि यहाँ की जो नगरीकरण व्यवस्था थी ये क्या थी, 90 डिग्री पे बने हुए थे। जो सड़कें थी वो 90 डिग्री के कोण के साथ बनी हुई थी। और क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है, सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है, सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है, सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण दिशाएं कौन सी होती हैं। तो फ्रेंड्स ये वाली जो दिशा होती है इसको पूरब कहते हैं और ये पश्चिम होता है। ऊपर की साइड होती है इसको उत्तर कहते हैं, नीचे वाली साइड को दक्षिण कहते हैं। सिंधु सभ्यता का जो सबसे पूर्वी स्थल है वो आलमगीरपुर है, हिंडन नदी के तट पर है। कौन सा? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, मेरठ में हिंडन नदी के तट पर स्थित है, सबसे पूर्वी स्थल है। बात करें सबसे हड़प्पा सभ्यता के सबसे पश्चिमी स्थल की, तो ये सुतकांगीडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। ठीक है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है, दास नदी के तट पर है। ठीक है, पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, पश्चिमी स्थल हो गया। बात करें सबसे पूर्वी स्थल की, तो जम्मू कश्मीर में मांडा, क्या जम्मू कश्मीर में मांडा जगह है एक तो, वहां पे चिनाब नदी के तट पर इसको, ये सबसे उत्तरी स्थल हो गया। अब बात करें सबसे दक्षिणी स्थल की, तो ये दैमाबाद प्रवरा नदी के तट पर है। दैमाबाद महाराष्ट्र में एक जगह है दैमाबाद, क्योंकि जब मैंने लेक्चर बताया था स्टार्टिंग में आपको सारे स्थल बताए थे कौन कौन सी नदी के तट पर है और किस किस राज्य में। तो दैमाबाद क्या है, महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के तट पर है। इसको आप मैं कह रहा हूँ इसको मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको जरूर याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ से हड़प्पा सभ्यता से अगर क्वेश्चन कभी ज्यादा बनता है तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसको जरूर याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये आज का हमारा लेक्चर, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर अपने फ्रेंड के साथ जरूर करिएगा और फ्रेंड्स कमेंट जरूर करिएगा वीडियो के अंत में। और मैंने जो क्वेश्चन आपसे पूछा था उस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, कि सुरकोटदी जी जो स्थल था वो गुजरात के गुजरात के किस वाले पार्ट में स्थित है, कुछ कच्छ केरल में या खंपात की खाड़ी में, उसका आंसर जरूर दीजिएगा। फ्रेंड्स बाद में आपको यही कहूंगा कि यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी को जरूर बजा लें, जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।